सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को डिस्कस करेंगे। कल हमने आधुनिक काल का उद्भव बताया था और ये बताया था कि किस तरह से 1000 साल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल कल हमने शुरू किया था, आज हम आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल के जो खंड हमने बांटे थे, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, उसमें से आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु काल। ये भारतेंदु काल हो गया। भारतेंदु काल का समय देख लेते हैं पहले। ये है 1850 से 1900 तक का काल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1850 से 1900। अब इसके जो सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ लिख देते हैं हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका असली नाम तो हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि है। इनके समाज सेवा, साहित्य सेवा और इनके कामों की वजह से जनता ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी। और आज भी हमारी सरकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे एक पुरस्कार देती है हर साल। इसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको हर साल किसी श्रेष्ठ पत्रकार को दिया जाता है, क्योंकि भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। निर्भीक पत्रकार थे, अंग्रेजों के सामने बोलते थे ये, जबकि बाकी लोग डरते थे अंग्रेजों से। भारतेंदु ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी थी। पहले ये अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे, बाद में जब अंग्रेज़ों से इनका विरोध हो गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये समाज सेवा में, देश सेवा में लग गए। अब हम भारतेंदु युग की विशेषताएं देखते हैं। किसी भी सवाल को शुरू करने से पहले, उसका उत्तर लिखने से पहले हम उसकी भूमिका लिखेंगे, भूमिका दिखेंगे। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। ये एक ही बात है। आप भूमिका भी लिख सकते हो, प्रस्तावना भी लिख सकते हो। तो आप भूमिका में लिखोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के कारण इस काल को भारतेंदु काल कहा जाता है। यह वक्त भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी का था। सारे भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। भारतीय लोगों में नई नई राष्ट्र प्रेम की भावना जाग रही थी और हिंदी साहित्य में इसका राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो रहा था। हम भूमिका में ये भी लिखेंगे कि भारतेंदु ने अपने साथी लेखकों की एक मंडली बनाई थी। इसको बोलते हैं भारतेंदु मंडली। इनके दोस्त थे असल में इसमें। भारतेंदु मंडली में राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये लोग थे। आप वीडियो को पॉज करके और इसको बैक लेके इनके नाम एक बार याद कर लेना, क्योंकि एक बार पूछा था भारतेंदु मंडली पे अलग से सवाल। तो ये 4 लोग थे, एक खुद 5 लोग थे, एक भारतेंदु खुद थे। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनके सबके खुद के अखबार थे। ये पत्रिकाएं निकालते थे और पत्रिकाएं निकालने का मकसद आज के जैसे नहीं था कि पैसे कमाना, व्यावसायिकता नहीं थी। यह शुद्ध समाज सेवा थी। बहुत मुश्किल होता था उस ज़माने में अखबार निकालना, क्योंकि एक तो अंग्रेज़ों का दबाव था और समाचार पत्र बंद भी कर दिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, केस लगा दिए जाते थे, परेशान किया जाता था, पैसे की परेशानी होती थी, छापाखाना नहीं था।
अंग्रेज़ों ने तरह तरह के कानून बना दिए थे देसी समाचार पत्रों के खिलाफ। तो इन सब वजह से अखबार निकालना एक समाज सेवा का कार्य था, कोई लाभ का कार्य नहीं था। और भारतेंदु ने 17 साल की उम्र में ही अखबार निकाल दिया था। नाम था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कवि वचन सुधा, ये नाम था अखबार का। पूछते भी है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर में पूछते हैं कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका थी, तो आप लिख दोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। अब देखते हैं, भूमिका हो गई, ये सब बातें आप भूमिका में लिख दोगे। 5 से 6 लाइन भूमिका होनी चाहिए कम से कम, जिसमें उस काल का परिचय कब से कब तक है, ये नाम क्यों पड़ा, जैसे इसका नाम भारतेंदु काल क्यों पड़ा, तो आप लिख दोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जन्मदाता थे, उन्हीं के नाम पे इस काल का नाम भारतेंदु काल पड़ा। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप पहला लिखो राष्ट्र प्रेम, इसको आप देश प्रेम भी लिख सकते हो, राष्ट्र प्रेम भी लिख सकते हो। इसको कहीं कहीं लिखा गया है राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। आप जानते हो ये सारी चीज़ें एक ही है, पर्यायवाची हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि देश प्रेम लिखें कि राष्ट्र प्रेम लिखें कि राष्ट्रीयता की भावना लिखें। आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो जो सूटेबल हो। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे कि भारतेंदु काल में भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी शासन सारे भारत में फैल गया था, भारतीयों का शोषण हो रहा था, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा चकनाचूर कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ के किसानों को और दस्तकारों को बर्बाद कर दिया था और एक विरोध की भावना शुरू हो गई थी। और साहित्य में उस विरोध की भावना को आवाज़ दी भारतेंदु ने। जैसा कि पहले बताया गया है, भारतेंदु ने अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ दी और विरोध का रुख अपनाया। उन्होंने बताया अपनी कविताओं में कि किस तरह अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी 2 लाइनें हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। अंग्रेज राज सब साज सुखे भारी, अर्थ देखते हैं। अंग्रेजों के राज में सब सारे सामान हैं सुख के, बहुत बड़े बड़े, यानी अंग्रेज के राज में सारा सुख है, ऐसा समझो आप। पै यानी परंतु धन विदेश चली जात है, भारत का, हिंदुस्तान का धन विदेश चला जाता है, यह है अति ख्वारी। लेकिन ये बहुत खराबी की बात है कि हमारा सारा धन विदेश में चला गया है, चूस लिया है हमको अंग्रेज़ों ने। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं, जिसको धन निष्कर्षण का सिद्धांत भी कहा गया, ये शुरू के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने दिया था कि भारत का धन कैसे धीरे धीरे विदेश में चला गया है और भारत के किसान और दस्तकार कंगाल हो गए हैं। इन सब बातों को भारतेंदु ने और उनकी मंडली ने, के दोस्तों ने, भारतेंदु मंडली का जिक्र किया था हमने, इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और इसका सबसे अच्छा माध्यम था नाटक। नाटक एक विधा है साहित्य की, नाटक आपने देखे होंगे, नाटक खेले जाते हैं। हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था नाटक रक्त ध्वज। अब नाटक का फ़ायदा ये था कि उस वक्त, जबकि हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की, भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित थी और जनता को सबसे अच्छा माध्यम था जनता के लिए नाटक, क्योंकि नाटक को देख के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अनपढ़ देश की अनपढ़ जनता भी उससे प्रेरणा ले सकती है, एक संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अखबार तो सब पढ़ना जानते नहीं थे। तो नाटक का सहारा लिया भारतेंदु ने, खुद नाटक लिखे, खुद वो हीरो बनते थे नाटक में। भारत दुर्दशा जो नाटक था उसमें भारतेंदु खुद भारत बने हैं
और बताया कि भारत की किस तरह से अकाल, बीमारी, बाढ़ इन्होंने भारत की दुर्दशा कर दी है। तो नाटक सबसे अच्छा माध्यम था लोगों को जागरूक करने का। तो ये हो गया राष्ट्र प्रेम की भावना। अब इसमें दूसरा बिंदु है खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास। आप सभी जानते हो कि आधुनिक काल से पहले हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जिसको परिनिष्ठित हिंदी भी बोलते हैं, ये नहीं थी। बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग खुसरो के यहाँ पे हुआ है, लेकिन साहित्य में इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ नहीं। भारतेंदु ने इसको हिंदी साहित्य में स्थापित किया। इससे पहले जो ब्रज भाषा थी, उस ब्रज भाषा को उनका मानना था कि इससे हम लोगों को जागरूक नहीं कर सकते। ब्रज भाषा में गद्य नहीं लिखा जा सकता। ब्रज भाषा में प्रेम की बातें तो हो सकती है, वो मीठी बोली है, मिठास की बातें हो सकती है, लेकिन ब्रज भाषा में आप निबंध नहीं लिख सकते, अखबार में पत्रकारिता नहीं कर सकते। और उसको आम जनता तक पहुंचाना भी बड़ी बात थी, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी जनता आसानी से समझ सकती थी। राजस्थान से लेके बिहार तक, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक। और रही बात ब्रज भाषा की, तो एक सीमित क्षेत्र की बोली थी, भाषा थी। तो इसीलिए भारतेंदु ने खड़ी बोली के विकास की बात सोची और पूरा प्रयास किया कि साहित्य में खड़ी बोली स्थापित हो जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1874 में भारतेंदु ने कालचक्र पत्रिका में एक लेख लिखा था कि अब हम खड़ी बोली हिंदी का प्रचार करेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे, प्रसार करेंगे। और इन लगभग 125 सालों में, 140-50 सालों में हिंदी का इतना विकास हुआ है, शायद ही किसी भाषा का इतना विकास हुआ हो। आज हम देखते हैं कि हिंदी सारे उत्तर भारत में कम से कम पढ़ी जाती है, समझी जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे साहित्यकारों का है। तो ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली हिंदी का विकास किया गया, निबंध लिखे गए, साहित्य लिखा गया और ब्रज भाषा को कम से कम गद्य के क्षेत्र से तो बाहर कर दिया गया। हिंदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। खुद भारतेंदु ने और उनके साथियों ने हिंदी में विविध गद्य विधाएं लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे। ब्रज भाषा पीछे छूट गई। आगे हम कल आगे की विशेषताओं को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद।